जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्योसी लीडर की ट्रू बॉडी लुओ फैंग को अपने साथ यूनिवर्स ओशन में लाने के बाद उसे यहाँ के बारे में सारी बारीकियां और सारी बातें बता देते हैं, जिसे जानकर तो फैंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और काफी केयरफुल भी रहने लगता है। इसके बाद फिर वो यहाँ पर हो रही अपनी ह्यूमन अलायंस की मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये क्या क्या करेंगे। और फिर अगले ही मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है कि फायरस्टोन लॉर्ड, जो कि लुओ फैंग को नसीहतें कर रहे थे कि उसे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वही खुद मुसीबत में फंस चुके थे, जिन्हें बचाने के लिए ना तो क्योसी लीडर आ सकते थे और ना ही मास्टर पेंगोंग। इसलिए लुओ फेंग उन्हें बचाने के लिए जाता है और जब वो उन्हें बचा लेता है तो फायरस्टोन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो फेंग को इतना सुनाने के लिए हमें वहां से जाता हुआ शर्मिंदा भी नजर आ रहे होते हैं। इसी के साथ फिर हमें देखने को मिलता है कि लॉर्ड एनयोंग, जिनके हाथों से एक टेरिफाइंग बैटल के बाद फायरस्टोन मास्टर अपनी जान गंवाने ही वाले थे, कि तभी लुओ फेंग वहां पर अपीयर हो जाता है और फायरस्टोन लॉर्ड को बचाकर लेकर चला गया था, जो देखकर तो लॉर्ड एनयोंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए चिल्लाते रह गए थे। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें टिल्टेड पीक सेक्टर के बाहर एक जगह पर दिखाया जाता है कि लुओ फेंग, आइस पीक मास्टर और साथ ही नेदर मास्टर का स्टूडेंट भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर फायरस्टोन लॉर्ड फौरन से लुओ फेंग के सामने अपने घुटनों पर आते हुए रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहते हैं, ब्रदर लुओ फेंग, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से और अभी से मेरी लाइफ तुम्हारी है। इस पर फेंग उनसे कहता है, फायरस्टोन मास्टर, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर फायरस्टोन मास्टर फौरन से उसे रोकते हुए कहते हैं, नहीं, आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बता देना, मैं कुछ भी करके फायर एंड स्टोन्स के अंदर से होते हुए बिना एक भी बार सोचे तुम्हारे लिए वो कर जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहे थे, जो देखकर फैंग मुस्कुरा देता है कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत आगे हैं। मुबाता भी उनको इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर कहती है, पहले तो ये बहुत एरोगेंट बन रहा था और अब जब उसकी जान बच चुकी है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये कितनी शर्म की बात है और इसे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं। तभी वहाँ पर हैवी एरो किंग एक प्यारा सा कैपिबारा मुबाता के सामने अपीयर होते हुए कहता है, मास्टर ने अपनी रेस के लिए जो हो सके सबसे बेहतर किया है, वो एक ट्रू हीरो है। इस पर मुबाता एक सेब उसे फेंक के मारती है, जिससे तो बेचारे की हालत खराब हो गई थी। वहीं इधर नेदर मास्टर का डिसाइबल डार्कनेस मास्टर लुओ फेंग से कहता है, लुओ फेंग, इनकी बातों से बुरा मत मानना, फायरस्टोन मास्टर की पर्सनैलिटी वाकई एक्सट्रीम है, ये मैग्नेट की तरह है। फायरस्टोन मास्टर को तो ये इंसल्ट लगती है, इसलिए वो उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने क्या कहा? उनको इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर लुओ फेंग तो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंस देता है, जो देखकर तो फायरस्टोन लॉर्ड भी ऑकवर्ड होते हुए हंसने लगते हैं और फिर डार्कनेस मास्टर भी हंसने लग गए थे। इसके बाद फिर तीनों ही वहां पर बैठ जाते हैं और अब लुओ फेंग उनसे एक पर्सनल क्वेश्चन करते हुए पूछता है, फायरस्टोन लॉर्ड, आप इतने सालों से यूनिवर्स सी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपके पास जरूर क्रिटिकल मूवमेंट में अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ते तो होंगे, तो फिर आप आखिर इस बार इस तरह के खतरे में कैसे फंस गए? इस पर फायरस्टोन मास्टर अपना सर खुजाते हुए कहते हैं, हम फायरस्टोन लाइफ फॉर्म्स नेचुरली इतने ज्यादा अजाइल नहीं होते, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी 100,000 किलोमीटर बड़ी डिवाइन बॉडी है। इवन एक यूनिवर्स माइटीएस्ट बीइंग, एक ट्रू गॉड भी मेरे साथ हेड ऑन फाइट करके मुझे टेक डाउन नहीं कर सकता। पर मास्टर एनयोंग की बात अलग है, उसके पास बहुत ही अच्छे ट्रेजर हैं। उसकी डिवाइन बॉडी फौरन से रिकवर हो जाती है, चाहे मैं कितने ही ज्यादा पावरफुल वॉर क्यों ना कर दूं, चाहे मैं उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में ही क्यों ना चीर दूं, लेकिन वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। और साथ ही उसका फाइटिंग स्टाइल भी रेकलेस है। उसके साथ फाइट करते दौरान ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। इवन उससे कई सारे ब्लोज खाने के बाद और उसे कई सारे ब्लोज देने के बाद भी मैं डिसएडवांटेज पर ही था। उनकी ये बात सुनकर फैंग सोचने लगता है और फिर उसे अपने मास्टर क्योसिटी लीडर की तरफ से एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो बता रहे थे, ये डिवाइन आइस रेस फर्स्ट साइकिल एरा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक रेस है। इनके पास अभी भी 7 ट्रू गॉड्स हैं और 100 यूनिवर्स मास्टर्स हैं। लुओ फेंग, अगर तुम्हें कभी उनका सामना करना पड़े तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अपने मास्टर की ये सारी बात सुनकर फैंग समझ चुका था, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और टिल्टेड पीक सेक्टर में अपने लिए ट्रेजर्स को ढूंढते हुए जाते हुए रास्ते में अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मुझे कभी मास्टर एनयोंग जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमी का सामना करना पड़ा तो मैं अपने खुद के दम पर अपनी एजिलिटी के चलते वहां से बचकर निकल सकता हूँ, पर अभी भी मेरे पास अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मूव की कमी है। और अब मैं जानता हूँ कि मुझे इस यूनिवर्स ओशन में सर्वाइव करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को जारी रखने की जरूरत है, ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकूं। तभी सीन कट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि एनयोंग मास्टर यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे, जो कि एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर हैं। मास्टर एनयोंग को यहाँ पर आता हुआ देखकर वो कहती हैं, एनयोंग, तुम तो फायरस्टोन मास्टर को किल करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी तुमने उसे फिनिश कर दिया। इस पर एनयोंग मास्टर, जो कि पहले से ही काफी गुस्से में है, वो उसके पास आते हुए अपने वेपन को यहाँ पर जमीन पे धंसा देते हैं और फिर उससे कहते हैं, जियायू, क्या तुम किसी सिल्वर विंग ब्लैक हेयर ह्यूमन को जानती हो? इस पर तो अब हमें भी जियायू की अपीयरेंस को देखने को मिलता है और वो मास्टर एनयोंग
उनके सामने आते हुए उससे कहती है, सिल्वर विंग्ड ब्लैक हेयर, वो जरूर ह्यूमन रेस से वो न्यू यूनिवर्स मास्टर होगा जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स से यहाँ पर आया है। उसका नेम है मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फेंग। ये बता देने के बाद वो एनियोंग से पूछती है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग है? एनियोंग गहरा सांस लेने के बाद उससे बताता है, यूनिवर्स मास्टर के 6 लेवल्स में से वो सिर्फ लेवल 2 पर है, जबकि मैं लेवल 4 पर हूँ, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। पर अगर मेरे पास पीक लेवल डोमेन ट्रेजर होता तो वो पहले ही कब का मारा जा चुका होता। ये कहते हुए एनियोंग मास्टर गुस्से में अपना पंच बनाते हुए यहाँ पर पत्थरों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। उनको ये लुओ फेंग के बारे में सोचते हुए गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ देखकर मास्टर एनियोंग उनको भटकाने के लिए उनके माथे पर टैप करती हैं और फिर उनके करीब घूमते हुए उनसे कहती हैं, एनियोंग काम डाउन। रिसेंटली मैं पानी के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी और मेरी प्रोग्रेस काफी अच्छी जा रही है। मैं डेफिनेटली सुप्रीम ट्रेजर ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस पर मास्टर एनियोंग हमें अपना सर हिलाते हैं और फिर कहते हैं, हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है ताकि हम नेक्स्ट यूनिवर्स साइकिल में एक साथ इंटर हो सके। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जियायू अकेले ही पानी के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रही थी और तभी उसे एक जगह से हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशंस आती हुई महसूस होती हैं, इसलिए वो उस तरफ जाने लग गई थी। और अब यहाँ पर उनके सामने एक अजीब फिनोमिना अपीयर होता है जिसे देखकर वो हैरानी के साथ कहती हैं, ये तो एक लाइट बैरियर है। ये सिर्फ तभी क्रिएट होता है जबकि कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुप्रीम ट्रेजर अपीयर हुआ हो। इसलिए वो अपने मन में सोच रही थी, मैं नहीं जानती कि इसके अंदर कौन सा खतरा होगा, इसलिए मुझे पहले से ही अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना होगा। लकीली मेरे पास मेरा टॉप लेवल सीलिंग पैलेस ट्रेजर है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। इवन अगर एक ट्रू गॉड भी मुझ पर फुल फोर्स के साथ अटैक करे फिर भी वो मुझे जान से मार नहीं पाएगा। ये कहते साथ ही मास्टर जिया जो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सीलिंग टाइप पैलेस ट्रेजर के अंदर बैठ जाती है और फिर उस अजीब से फिनोमिना यानी कि लाइट बैरियर के अंदर जाना शुरू कर चुकी थी। ऐसे इस जगह को एक्सप्लोर करते करते हमें देखने को मिलता है कि उनके सामने कोई खतरा तो नहीं आया था, लेकिन लगातार उनके सामने कई सारे बैरियर्स आते जाते हैं, इसलिए वो हर लाइट बैरियर को सेफली क्रॉस करती जा रही थी। और फिर फाइनली उनके सामने आता है 9th बैरियर, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और कहती है, यहाँ पर इतने ज्यादा लाइट बैरियर्स हैं, ये जरूर एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर होगा। और इसी के साथ जैसे ही वो इस आखिरी लाइट बैरियर के अंदर एंटर होती हैं तो उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स अनलीश हो गए थे। और जैसे ही वो सभी अटैक उनके पैलेस के साथ आकर टकराते हैं तो वो शॉक होते हुए खड़े हुए कहती हैं, क्या नहीं। इसी के साथ मिली सेकेंड्स में ही उनकी पूरी की पूरी बॉडी और उनका ये पैलेस टाइप ट्रेजर खाक बन गए थे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट वे में हमें डिवाइन आई रेस के थर्ड ट्रू मास्टर की कुछ पावर्स को दिखाया जाता है, जिनकी एक बड़ी सी आई वहां पर अपीयर होती है और वो अपनी डिवाइन आई रेस के सभी यूनिवर्स मास्टर्स को बताते हैं जियायू मारी जा चुकी है। ये सुनकर तो वो सभी लोग शौक रह गए थे और वो कहते हैं, क्या जियायू मास्टर मारी जा चुकी है? पर ये कैसे हो सकता है? ये सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा शौक रह गए थे। तभी फिर हम देखते हैं मास्टर एनियोंग को, जिनके सामने एक विंडो अपीयर होती है, जिसे देखते साथ ही मास्टर एनियोंग रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, थर्ड ट्रू मास्टर। तभी मास्टर उसे बताते हैं, जियायू, जिस पर तो मास्टर एनियोंग कहते हैं, पर आखिर वो कैसे मारी जा सकती है? मास्टर बताते हैं कि जियायू इंस्टेंटली मारी गई, इवन वो हमें मैसेज तक नहीं कर सकी। इस पर मास्टर एनियोंग कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जियायू यूनिवर्स मास्टर लेवल 4 की वॉरियर थी, जिसकी स्ट्रेंथ पीक पर थी। इवन एक ट्रू गॉड भी उसे इंस्टेंटली जान से मार नहीं सकता। इस पर थर्ड ट्रू मास्टर उससे कहते हैं, लेकिन टिल्टर पीक सेक्टर के खतरे ऐसा कर सकते हैं। जब जियायू मास्टर मारी गई तब वो रेफरेंस सिस्टम 193293 के आसपास एक्सप्लोर कर रही थी। खतरा उसी साइड के किसी एरिया के आसपास से आया था। फौरन से उस वाटर रीजन में जाओ और केयरफुली मास्टर जियायू की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। उनके उस ऑर्डर पर करीब 4 यूनिवर्स मास्टर इस बारे में रिसर्च करने के लिए निकल पड़े थे। तभी फिर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर एनियोंग का तो यह न्यूज़ सुनकर तकरीबन दिमाग खराब हो चुका है और वो काफी गुस्से में गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, यानी कि उनका खुद पर से काबू हट रहा है। तभी फिर वो डेस्परेटली जल्दी से उस जगह पर जाकर अपनी डोमेन टाइप ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है, लेकिन काफी लंबे समय तक सर्च करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला था। तभी फिर हमें देखने को मिलता है कि अब काफी ज्यादा रिसर्च के बाद वो लोग एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मास्टर एनियोंग के पास वो बाकी के साथी भी आ चुके थे, जो कि मास्टर जियायू की डेथ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। मास्टर एनियोंग उनसे पूछते हैं, तो क्या तुम्हें कोई क्लूज मिले? इस पर उनके साथी उसे कहते हैं, ये वाटर रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ की ये सारी जगह काफी पेचीदा है। हमारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में हमें तकरीबन 10,000 एराज लग सकते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पानी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाएगा। जहाँ
जहाँ तक मेरा ख्याल है तो हमें ऐसे ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। इस पर मास्टर एनियोंग उन दोनों से कहते हैं तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं अपनी सर्च जारी रखूंगा। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग जगह पर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था और अब वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मुझे कल्टीवेशन करते हुए 30 साल गुजर चुके हैं और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं टिल्ट्री पीक सेक्टर की मेन बॉडी के इतना ज्यादा करीब आया हूँ। इसका ये एंडलेस वाटरफॉल जो कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, इसका इम्पैक्ट फोर्स टेरिफाइंग है। हमें विजुअल्स में भी देखने को मिलता है कि इस वाटरफॉल के रास्ते में जो कभी पत्थर आ रहे थे वो उसी वक्त तबाह होकर खाक बन जा रहे थे। फेंग भी ये नजारा विटनेस कर रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अब फिर वो अपने मन में कहता है मैं वाकई काफी क्यूरियस हूँ कि आखिर इस माउंटेन के अंदर की मेन बॉडी कैसी दिखती होगी और वो कितनी ज्यादा डेंजरस होगी। इसी के साथ फिर फैंग टेलीपोर्ट होते हुए उसके और भी ज्यादा करीब जाने लगता है और फिर रास्ते में कहता है ये वाकई सच है, इस माउंटेन को देखने से ऐसा लगता है कि हम इसके काफी करीब हैं, पर फिर जैसे ही इसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये उतना ही ज्यादा दूर होता जाता है। फैंग उसके करीब बढ़ रहा था कि तभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बोबाता और ओटोका तो आपस में चेस खेल रही होती है और काफी इंजॉय कर रही थी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोबाता हैवी एरो किंग, इंसेक्ट क्वीन और ओटोका को टिल्ट्री पीक सेक्टर के बारे में काफी जानकारी बता रही होती है, जिसे जानकर ये हैरान भी हो रहे थे और हमें यहाँ पर हैवी एरो किंग खुश नजर आते हैं, मानो वे इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं इधर भाई लुओ फेंग हमें बताता है मैं करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स टेलीपोर्ट कर चुका हूँ और अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं इस माउंटेन के सिर्फ थोड़ा सा करीब पहुंचा हूँ। अभी वो इतना सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके विंग्स फड़फड़ाने लगते हैं, जिसे देखते हुए कहता है ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैं वनरेबल टियान यांग से मिला था और मेरे विंग्स ऐसा कर रहे थे। जिस पर बोबाता भी हैरानी से कहती है क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे विंग्स का थर्ड कंपोनेंट अपीयर हो रहा है। ये जानकर तो हैवी एरो किंग, बोबाता और ओटोका तीनों की आंखें चमक उठती है। अब फैंग को जिस डायरेक्शन से विंग्स की ये कॉल फील हो रही थी वो उस तरह बढ़ना शुरू कर देता है और वो भी देखना चाहता था कि आखिर अंडर वाटर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसे बुला रही है। फैंग तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके विंग्स की फड़फड़ाहट और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए फैंग कहता है ये कॉल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मुझे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी विंग्स को सप्रेस करना पड़ रहा है। और अब फिर फैंग कुछ ही देर में उस लाइट बैरियर के करीब पहुंच चुका होता है जहाँ पर कि मास्टर जियायु गई थी। उस लाइट बैरियर के अंदर से आ रही पावर्स को फील करते हुए लुओ फेंग को आइडिया हो गया था कि मैं जिस चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ वो इसके अंदर है। वो बाता उसे बताती है कि ये लाइट बैरियर एक्सट्रीमली डेंजरस फील हो रहा है, इसलिए फेंग भी इसका सामना करने के लिए अपनी मूशा बॉडी को बाहर निकालते हुए कहता है तो फिर चलो मैं पहले अपनी मूशा बॉडी को इसे चेक करने के लिए भेजता हूँ। इसी के साथ फेंग उसके अंदर इंटर हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं मिलती। पर तभी उसके सामने एक और लाइट बैरियर आ जाता है, वो उसे क्रॉस करता है तो एक और आ जाता है और ऐसे करते करते फाइनली उसके सामने आ जाता है 9th बैरियर, जिसे देखकर तो फेंग भी काफी हैरान हो गया था। इसलिए वो उसके सामने रुकते हुए कहता है ये जरूर आखिरी बैरियर होना चाहिए, पर ये लाइट बैरियर जिस टूटे हुए स्टार के कोर को रेडिएट कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब फिर फेंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है अब क्योंकि यहाँ पर लाइट बैरियर की 9 लेयर्स हैं तो क्या इसका मतलब कि इस बैरियर के अंदर क्योटिक गोल्डन विंग्स के साथ साथ और भी सुप्रीम ट्रेजर्स हैं। ये सोचकर वो काफी खुश हो जाता है और फिर तेजी के साथ अपनी मूशा बॉडी को उस 9 लाइट बैरियर के अंदर भेज देता है, जिसके अंदर जाते साथ ही मूशा बॉडी जो ट्रेजर्स को पाने के लिए खुश हो रही थी वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके सामने कई सारे स्लैशेस उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे और कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और हमें यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल्स में वो दिखाए जाते हैं, यानी कि उसे यहाँ पर खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिला, जस्ट लाइक मास्टर जियायु। और इन सभी स्लैशेस ने उसकी बॉडी के छोटे 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 कई सारे मिलियंस में टुकड़े कर दिए थे। इधर फैंग की रियल बॉडी को भी ये पेन फील हो रहा था, इसलिए वो एकदम से डगमगा जाता है। वह बाता उसे संभालती है और उसे कहती है तुम ठीक तो हो। फैंग कहता है कि मेरा मूशा क्लोन एटलीस्ट यूनिवर्स वनरेबल लेवल का है, लेकिन फिर भी वो इंस्टेंटली वैनिश हो गया। इस बार जब मैं इंटर होऊंगा तो मैं अपनी डोमेन और इनेट सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। मुझे यकीन है कि मैं इससे उसका ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो पाऊंगा। इसी के साथ फैंग ऐसा ही करता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इनेट सीक्रेट टेक्निक के इस्तेमाल करने के बावजूद भी फैंग उसके सिर्फ एक वार से ही बच पाया था और दूसरे वार में उसका हाल फिर से पहले जैसा हो जाता है। और ये झटका काफी जोरदार था, इसलिए वो अपने हाथ बांध कर सोचने लगता है इवन मेरी डोमेन भी उसका सामना नहीं कर पाई। ये ट्रेजर तो वाकई ही हेवन एंड अर्थ शैटरिंग फोर्स रखता है। ये सोचते हुए फैंग काफी मुस्कुरा रहा होता है, तभी बाता भी उसके करीब आती है और उसे कहती है जितना बड़ा खतरा होगा उतना ही ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड और ट्रेजर भी मिलेगा। इसी के साथ वो दोनों ही सोचने लगते हैं और फिर काफी स्माइल करते हुए कहते हैं
तो इसका मतलब है कि इस जगह के अंदर एक सुप्रीम ट्रेजर है। इसलिए फिर फैंग एक बार फिर से जोश से भर जाता है और रेडी हो जाता है इसके अंदर और भी ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर वो कहता है कि मैं इस बारे में पता लगाने के लिए अपनी मूशा क्लोन बॉडी को 100 टाइम्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय करवा सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि एवरी सिंगल टाइम वो वहाँ पर मारी जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग बार बार अपनी मूशा बॉडी के साथ ट्राई करता रहता है, जिसमें वो काफी सारे बड़ाव पार कर भी लेता है, लेकिन फिर फाइनली मारा जाता है। पर फैंग हार नहीं मानता और वो बार बार ट्राई करता ही रहता है, जिसमें फाइनली उसे एक बार गोल्डन क्योटी विंग्स के बड़े से विंग्स का एक सेट नजर आता है, जिसे देखते साथ ही उसकी मूशा बॉडी एक बार फिर से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर यहाँ पर फैंग की ट्रू बॉडी उसे देखकर काफी हैरान हो गई थी। वो बातों से कहती है, क्या हुआ, तुमने वहाँ पर क्या देखा? फैंग कहता है, विंग्स, अ मैसिव टेरिफाइंग विंग। जिस पर वाता खुश होते हुए कहती है, ग्रेट, हमने तुम्हारे गोल्डन क्योटी विंग्स के एक और कंपोनेंट को ढूंढ लिया। और फिर फैंग अपने मन में सोचता है, उन विंग्स को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो एक सुप्रीम ट्रेजर है। मे बी मेरे ये दोनों विंग्स उसके कंपोनेंट्स हों। फैंग अभी ये सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके ऊपर कोई पावर्स अनलिश होती है, जिसे फील करते साथ ही फैंग कहता है, द सैंड आई सी, ये तो मास्टर एन योंग है। यहाँ मास्टर एन योंग फैंग से कहता है, ह्यूमन लुओ फैंग। ये कहते हुए उसने पावर्स को रिलीज करते हुए फैंग को चारों तरफ से घेर लिया था। वो आता तो डर कर फैंग के पीछे छुप जाती है और फैंग कहता है, आखिर ये यहाँ पर क्यों है? मैं इसे इन विंग्स के बारे में पता चलने नहीं दे सकता। ये कहते हुए फैंग उन विंग्स के पास वाली जगह से बाहर आ जाता है और फिर मास्टर एन योंग को कन्फ्रंट करते हुए उनसे कहता है, लॉर्ड एन योंग, तुम तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। इस पर मास्टर एन योंग मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हारे लिए अपना ट्रैप भी सेट नहीं किया था, लेकिन तुम खुद ही भागते हुए उसके अंदर आकर फंस गए। इवन एक मछली भी इतनी ज्यादा लापरवाह नहीं होगी। उसकी ये बात सुनकर फैंग तो मुस्कुरा देता है। तभी फिर मास्टर एन योंग लुओ फैंग को भी वही लाइन चिपकाते हैं जो कि उन्होंने फायरस्टोन लॉर्ड को चिपकाई थी। वो कहते हैं, जिंदगी लिमिटेड है, एटर्निटी तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, सिर्फ स्लोथर ही एक ऐसा रास्ता है जिससे वहां तक पहुंचा जा सकता है। इस पर तो फैंग भी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहता है, हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ जो आज इस रास्ते पर मारा जाएगा। इसी के साथ फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ तेजी के ऊपर मास्टर एन योंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर मास्टर एन योंग उससे कहते हैं, स्टूपिड ह्यूमन, मैंने इतने पावरफुल बींग्स को किल किया है जितने तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये कहते हुए उसने ना सिर्फ इजीली अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए फैंग के स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर लिया था, बल्कि उसे बहुत ही बुरी तरह से पीछे पटक भी दिया होता है। इसलिए फैंग खुद को संभालते हुए कहता है, ये कितना फास्ट है, मैं सिर्फ मुश्किल से इसे ब्लॉक कर सकता हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई ताज्जुब की बात नहीं कि फायरस्टोन मास्टर क्यों उसके हाथों में फंस गए थे और इसने उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। ये कहते हुए फैंग एक बार फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर एन योंग को कंफ्यूज करते हुए उस पर जानलेवा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर एन योंग की स्पीड बहुत ही फास्ट है। वो इजीली फैंग के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसके ऊपर हिट करते उससे कहते हैं, तुम्हारी पावरफुल स्ट्राइक काफी अच्छी है, तुम्हारी स्वॉर्ड भी इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हारी डिवाइन पावर अभी काफी कमजोर है और तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक भी अभी प्रोबेबली अल्टीमेट टेक्निक लेवल पर है। ये कहते हुए अपने स्टाफ वेपन से लगातार फैंग के ऊपर हमले किए जा रहे थे, जिसे फैंग सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मास्टर एन योंग लुओ फैंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। इसी के साथ मास्टर एन योंग अपनी एक पावरफुल टेक्निक चल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेस शैटर हो रही थी और काफी बड़ा ब्लैक होल अपीयर होते हुए फैंग को अपने अंदर खींचकर तेजी के साथ जमीन पर पटक के मारता है, जिससे तो हमें देखने को मिलता है कि फैंग की बॉडी बुरी तरह से जल रही थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर अनलिश हो रही होती है और इसके चलते वहाँ पर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। आसपास का ज्यादातर पानी स्टीम बनकर हवा में उड़ जाता है और अब यहाँ पर फैंग अपने घुटनों पर आ चुका था। मास्टर एन योंग उसके सामने अपीयर होते हुए उसे सप्रेस कर रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर एक जानलेवा हमला करते हुए कहते हैं, मरो। पर इससे पहले कि उनकी ये पावरफुल हिट लुओ फैंग को टच भी कर पाती, तभी वहाँ पर स्टार टावर के अंदर से बाहर आते हुए अपीयर होता है ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, जिसने कि काफी ज्यादा पावर्स को अनलिश करते हुए दूर से ही अपने वेपन को मास्टर एन योंग के ऊपर थ्रो कर दिया था। और ये हिट इतनी ज्यादा फास्ट थी कि मास्टर एन योंग को खुद को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का ये पावरफुल अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लैंड करते हुए उसे उड़ाते हुए काफी ज्यादा दूर ले गया था और फिर चट्टानों को तोड़ते हुए मास्टर एन योंग मुश्किल से खुद को संभालते हैं। इसी के साथ मास्टर एन योंग भी पहचान चुके थे कि ये तो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर है। अब फिर यहाँ पर एक बार फिर से ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अपनी एक आइकॉनिक एंट्री लेते हैं, जो देखकर तो मजा ही आ गया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एन योंग खुद को संभालते हुए अपनी बॉडी को रिकवर करने लगते हैं और फिर कहते हैं, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, तुम तो पूरे कॉस्मोस में जाने जाने वाले एक बहुत
बहुत ही वेल नोन फिगर हो, पर फिर भी तुम लुओ फेंग की मदद करते हुए मुझ पर स्नीक अटैक कर रहे हो। किस तरह का ऑनरेबल वॉरियर ऐसा करता है? उसकी ये बातें सुनकर तो फेंग मुस्कुरा देता है। तभी फिर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर उसके करीब जाते हुए उससे कहता है, मैं जिसकी चाहूँ हेल्प करूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसी के साथ फेंग अपने आई एम द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और अपने आसपास की जगह को चेंज होता हुआ देखकर मास्टर एनियोंग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी फेंग एक बार फिर से चार्ज में आते हुए कहता है, ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर, इसके साथ बात करके टाइम वेस्ट मत करो, चलो एक साथ मिलकर इसे ठिकाने लगाते हैं। जिस पर वो भी कहते हैं ठीक है, और फिर वो दोनों एक साथ मास्टर एनियोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। इसी के साथ साथ फेंग अपनी क्योटिक गोल्डन विंग्स और फाइट सैंड कप को भी एक्टिवेट कर देता है ताकि जितनी ज्यादा हो सके अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए मास्टर एनियोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक अनलिश करे। और हम तो जानते हैं कि फेंग का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मास्टर एनियोंग का क्या हाल होगा।